हाय मेरे छात्र सभी को गुड इवनिंग। तो आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। और आज मैं कोई बोर्ड वर्क नहीं करूँगा क्योंकि अभी मेरे पास बोर्ड वर्क करने का टाइम नहीं है। और पिछले कुछ दिनों से मैंने आप लोगों को मैं नहीं पढ़ा पाया और उसके लिए खेद है। अब क्लास 10 का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रश्न है, जो उत्तर है, मैं उसके बारे में मैं आप लोगों को संक्षेप में मैं बताया करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है, मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के छात्रों को मैं पढ़ाता हूँ और जितने भी वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो छात्र हैं, जो माध्यमिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ उपयोगी जो इतिहास से रिलेटेड टॉपिक है, मैं उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताया करूँगा। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 2024 में आपकी परीक्षा में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन में भारत के कृषक वर्गों ने अपना किस तरह से योगदान दिया। तो यह जो प्रश्न है आप लोगों को इस बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को संक्षेप में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर इस तरह का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए परीक्षा में, तो सबसे पहले आप लोगों को बंग भंग आंदोलन के बारे में आप लोगों को कुछ पंक्ति, 4-5 पंक्ति आप लोगों को लिखना होगा। उसके पश्चात आप लोगों को कृषकों ने क्या योगदान दिया था उसके बारे में लिखना होगा। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन की घोषणा की थी। तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किस उद्देश्य से किया गया था, इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, हालांकि लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन के पीछे उसका अपना निहित उसका स्वार्थ था, लेकिन उसने बंगाल के लोगों को या भारत के लोगों को यह कहकर भ्रमित करने का कोशिश किया कि 1905 में बंगाल विभाजन करना अत्यंत ही जरूरी है और इसके लिए उसने प्रशासनिक जो ज़रूरत है या बंगाल की आर्थिक समृद्धि के लिए जो ज़रूरत है, इन दो चीज़ों को बताने की कोशिश की। लॉर्ड कर्जन के अनुसार उस समय यह बात सही है कि बंगाल क्षेत्रफल की दृष्टि से उस समय काफ़ी विशाल था, तो लेकिन लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन के पीछे उसका अपना निहित स्वार्थ था। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने यह कहा कि बंगाल क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत विशाल है, इसलिए प्रशासनिक सुविधा के लिए और साथ ही साथ आर्थिक समृद्धि के लिए बंगाल का विभाजन होना जरूरी है, ताकि सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली जो आर्थिक सुविधाएं हैं, जो आर्थिक मदद है, जन जन तक घर घर में पहुंच सके, जिससे लोगों को आर्थिक सुविधा प्राप्त हो। तो इस तरह से उसने यह बहाना बनाया कि आर्थिक समृद्धि के लिए या आर्थिक जो नीति है उसका हर घर में उसका सहायता मदद पहुंच सके और साथ ही साथ प्रशासनिक गतिविधियों के लिए या प्रशासनिक सुविधा के लिए भी बंगाल का विभाजन होना अत्यंत जरूरी है। यह कहकर उसने बंगाल का विभाजन को अनिवार्य उसने माना। लेकिन भारत के इतिहासकारों का मानना है कि इसके पीछे लॉर्ड कर्जन का अपना निहित स्वार्थ था या उसका अपना चाल था या इसके पीछे विभाजन के पीछे उसकी अपनी कूटनीतिक चाल थी, क्योंकि उस समय बंगाल के हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग आपस में बहुत ही मिलनसार होकर रहते थे और उस समय बंगाल संपूर्ण भारतवर्ष के लिए ब्रिटिश के विरोध होने वाली एक क्रांति का एक बहुत बड़ा एक गढ़ था, जहां से पूरे भारतवर्ष में क्रांति के लिए एक प्रेरणा या तो ब्रिटिश के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए एक चिंगारी या तो आप बोल सकते हो एक मैसेज मिलती थी। तो इसलिए बंगाल की राजनीति में एक प्रकार से अस्थिरता उत्पन्न करना लॉर्ड कर्जन और उसके जितने भी आला अधिकारी थे उनके लिए बहुत ही जरूरी थी। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करके बंगाल को 2 भागों में बांटने का निर्णय लिया। और अगर यह देखा जाए, अगर ऑफिशियली देखा जाए, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल की जो राजधानी है उसे ढाका घोषित कर दिया गया और पश्चिम बंगाल की राजधानी वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है, कोलकाता घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से बंगाल 2 भागों में बट गया। तो इस तरह से बंगाल का विभाजन होने से भारत के विशेषकर भारत के राष्ट्रवादी नेताओं को बहुत बड़ा चोट लगा,
क्योंकि ब्रिटिश के विरोध में बंगाल में एक प्रकार से एक राजनीतिक एक तरह से एक आंदोलन चल रही थी, और यह जो आंदोलन है उसका जो प्रभाव है संपूर्ण भारत में देखने को मिल रहा था। तो इस तरह से बंगाल का विभाजन होने से यहाँ पर एक प्रकार से एक सांप्रदायिक एक जो सौहार्दता की जो माहौल थी वो बिगड़ सकता था। इसलिए इस बंगाल विभाजन की घोषणा ने भारत के राष्ट्रवादी नेताओं को, साथ ही साथ बंगाल के नेताओं को काफ़ी चोट पहुंचाया। इसलिए बंगाल के नेताओं ने भारत के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ मिलकर अब बंगाल विभाजन की जो घोषणा है उसको रद्द करने की योजना बनाई। तो इस तरह से बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला। तो स्वदेशी का अर्थ होता है देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना, और बहिष्कार का अर्थ है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान भारत के सभी वर्गों के लोगों ने कंधे से कंधे मिलाकर विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार की गई। यहाँ पर विदेश से आने वाले जितने भी वस्त्र थे, जितने भी कपड़े थे, उसकी होलिका जलाई गई, और ब्रिटिश की जो शराब की जो दुकानें थे, दारू के जो दुकानें थे, वहाँ पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। तो इस तरह से भारत के सभी वर्गों ने बंगाल विभाजन के इस आंदोलन में अपना विशेष योगदान दिया था। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन को रोकने के लिए और बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लोगों को संगठित करके एकताबद्ध करने के लिए गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने आमर सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी, और यह जो गीत है आज भी बांग्लादेश की एक राष्ट्रीय गान है। तो इस तरह से चाहे भारत के कवि हो, चाहे भारत के साहित्यकार हो, चाहे भारत के इतिहासकार हो, चाहे भारत के श्रमिक हो, चाहे भारत के मजदूर वर्ग हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, सभी धर्म के लोगों ने कंधे से कंधे मिलाकर इस बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन में अपना योगदान दिया। तो इस तरह से मजबूर होकर, क्योंकि भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनका यह सोचना था कि ब्रिटिश भारत में पैसा के बल पर, पूंजी के बल पर शासन कर रहा है, क्योंकि भारत में ब्रिटिश का जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, वो बहुत ही उन्नत किस्म से उनकी क्या हो रही थी, यहाँ पर मुनाफा हो रही थी। इसलिए अगर बंगाल विभाजन से अगर ब्रिटिश का नुकसान होगा तो निश्चय ही बंगाल विभाजन की जो घोषणा है या तो बंगाल विभाजन का जो निर्णय है उसे वापस लेना पड़ेगा। यह सोचकर भारत के लोगों ने बंगाल विभाजन या स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में उन लोगों ने भाग लिया। तो इस आंदोलन में किसानों ने भी अपना विशेष योगदान दिया, और किसानों ने जो क्रांतिकारी जो पैम्पलेट होता है, जो पर्ची होती है, उसको बांटने का काम किया। रात में चुपके चुपके ये किसी एक गांव में जाकर, गांव देहात में जाकर किसानों को ब्रिटिश के विरोध आंदोलन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते थे। और साथ ही साथ उन पैम्पलेट में या पर्ची में लिखा होता था कि ब्रिटिश ने भारत के किसानों के ऊपर बहुत ही शोषण किया है, और इन्होंने हमारे खेतों पर कब्जा किया है, इन्होंने हमारे क्षेत्र में बाहर से लाकर महाजन, सूदखोर और साहूकारों को लाकर हमारे ऊपर शोषण करने के लिए उन्हें हमारे गांव में उन्हें रखा गया है। तो इसलिए ऐसे लोग जो हमारे शोषण करते हैं, हमारे खून को चूसते हैं और हमारे ऊपर भारी मात्रा में कर का जो बोझ है उसको लाते हैं, ऐसे लोगों को हम भले अपना मालिक कैसे मान सकते हैं? ऐसे लोग जो हमें भूखे सोने के लिए, भूखे पेट सोने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसे ब्रिटिश के जो लोग हैं जो हमारे गांव में रहकर हमारे ही लोगों के ऊपर अत्याचार शोषण कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम अपना मालिक कैसे मान सकते हैं? तो इस प्रकार का विचारों का आदान प्रदान करके कृषकों ने बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ था उसमें अपना विशेष योगदान दिया था। और साथ ही साथ किसानों ने संगठित होकर, एकजुट होकर, बाहर से आकर बैठे हुए जो ठेकेदार थे, साहूकार थे, महाजन थे, जो लखेड़ थे, उनके विरोध भी उन लोगों ने अपना जोरदार उन लोगों ने आंदोलन किया। और साथ ही साथ उन लोगों ने, कृषकों ने किसी भी प्रकार का कर न देने का उन लोगों ने वादा, उन लोगों ने कसम खाया। तो इस प्रकार से किसानों के द्वारा बंग आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के कारण बंग आंदोलन या स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हुआ। फलस्वरूप इस स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के कारण ब्रिटिश का काफ़ी नुकसान हुआ। अंत में जाकर 1911 में बंगाल विभाजन की जो घोषणा है उसे वापस
लेना पड़ा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश के विरोध में जो भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रही थी, तो राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रारंभिक पड़ाव में बंग भंग आंदोलन का भारत के इतिहास में एक विशेष महत्व है। और साथ ही साथ हम यह भी बोल सकते हैं कि यह जो आंदोलन, यह स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, यह पूरी तरह से एक सफल आंदोलन थी, क्योंकि 1911 में ब्रिटिश को आखिरकार अपना जो निर्णय है उसे वापस लेना पड़ा। और इस तरह से इस आंदोलन में देश के कृषकों को, देश के आंदोलनकारियों को इस बात का एहसास हुआ कि अगर हम लोग संगठित होकर इस तरह से आंदोलन करेंगे भविष्य में, तो ब्रिटिश को हम घुटने के बल पर टेकने के लिए हम मजबूर कर सकते हैं। इस तरह का एक देशव्यापी एक मैसेज मिला। थैंक यू वेरी मच। यह बंग भंग आंदोलन और इस आंदोलन में कृषकों ने अपना क्या योगदान दिया था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को संक्षेप में आप लोगों को जानकारी दिया। थैंक यू वेरी मच। अधिक से अधिक आप लोग मेरे इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इस तरह की जो जानकारी है, देखिए इतिहास की पुस्तक में बहुत विशाल रूप में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया है। मैंने संक्षेप में आप लोगों को मैंने सार को बताने का कोशिश किया है, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।